नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा संगठन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल इसी सीट से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट खाली की है। सूत्रों का कहना है कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा प्रदेश संगठन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैलाश गहतोड़ी की मुलाकात हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो सिटिंग विधायक थे कैलाश गहतोड़ी चंपावत की सीट से, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है, लगभग अब ये माना जाए कि इस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये माना जा रहा था, बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये साफ किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो क्या इस इस्तीफे के बाद मान लिया जाए मुख्यमंत्री इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? गुंजन, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा पार्टी संगठन को सौंप दिया है और आगामी 24 तारीख को एक बड़ी बैठक भाजपा संगठन की देहरादून में होने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचेंगे और उत्तराखंड में जो उपचुनाव मुख्यमंत्री के चुनाव होना है उसको लेकर वो चुनावी रणनीति करेंगे और जितने भी राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके साथ बातचीत होगी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ बातचीत होगी। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, कल मुख्यमंत्री और कैलाश गहतोड़ी की मुलाकात हुई है और उसमें चुनावी रणनीति पर भी बातचीत हुई है और पार्टी संगठन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन 24 तारीख की बड़ी बैठक के बाद में ये इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, यानी 24 या 25 तारीख को विधानसभा स्पीकर से मिलकर वो त्यागपत्र सौंप दिया जाएगा और उसके बाद वो सार्वजनिक करके ये क्लियर हो जाएगा आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो सारी क्लियर हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि अधिकांश मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कर दी है कि पार्टी संगठन के पास में कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा आ चुका है और सार्वजनिक कब करेंगे वो थोड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक संशय का माहौल था कि आखिरकार मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे उसकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और कई ऐसे विधायक थे, यानी भाजपा के 8 विधायक ऐसे थे जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने का ऐलान वो कर चुके थे। चंपावत सबसे पहले नाम था जिसमें कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी कि मुख्यमंत्री के लिए वो सीट छोड़ सकते हैं। तो इस कसबकस और इस जद्दोजहद से पर्दा गुंजन हट चुका है और अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। और एक जो जानकारी मिल रही है कि कैलाश गहतोड़ी कल से देहरादून में थे, वो अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और जाकर वो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से बातचीत कर सकते हैं और अन्य पदाधिकारियों के साथ में बातचीत कर सकते हैं। और जिस तरह से कश्मकश थी, संशय था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो चंपावत से वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी संगठन के यानी भाजपा प्रदेश संगठन के पास में कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा पहुंच चुका है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद में 24 तारीख के जब बड़ी बैठक भाजपा की देहरादून में होगी, उसमें तमाम रणनीति हो या चुनावी मंथन हो, राज्य सरकार में दर्जाधारियों के नाम पर मंथन हो, तो तमाम ऐसी बड़ी बैठक देहरादून में होगी और चुनावी रणनीति और मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अंतिम धार देने की कोशिश यहां पर संगठन की होगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर चंपावत को ही क्यों चुना गया? चंपावत की सीट से चुनाव लड़ने में कितना फायदा हो सकता है? क्या वहां के सियासी समीकरण है, क्योंकि खटीमा से ही लगा हुआ चंपावत भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा संगठन तमाम अपनी जद्दोजहद में लगा था, आखिरकार कौन सी ऐसी सीट होगी जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, कौन सी ऐसी सीट होगी जहां से आसानी से वो जीत सकते हैं। और खटीमा में जिस तरह से मुख्यमंत्री की हार हुई है, उसकी लगती हुई सीट चंपावत भी है। काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री खटीमा से उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन अब जिस तरह से हार हुई है तो वो अब ये मान रहे हैं कि चंपावत सबसे ऐसी अच्छी सीट मुख्यमंत्री के लिए हो सकती है, क्योंकि अब
5,000 से ज़्यादा उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को कैलाश गहतोड़ी ने हराया था। तो ऐसा मानिए कि मुख्यमंत्री जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगर चुनाव चंपावत से मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो आसानी से वो जीत सकते हैं। तमाम समीकरण को आधार बनाते हुए अब ये फाइनल हो चुका है कि मुख्यमंत्री का जो उपचुनाव होगा वो चंपावत से होगा और चंपावत से ही मुख्यमंत्री अपना उपचुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जो सिटिंग विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये भी तय हो गया है कि अब चंपावत की सीट से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक इसकी घोषणा नहीं हुई है, 24 तारीख को एक बड़ी बैठक है, हो सकता है उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो जाए। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां सचिवालय में पेयजल विभाग की बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर मंथन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बड़ी बैठक हो रही है जहां सचिवालय में पेयजल विभाग की ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। वहीं सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 नौकरशाहों के विभाग बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद ये पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। मुख्य सचिव एसएस संधू को मुख्य स्थानीय आयुक्त की नई जिम्मेदारी दी गई है। एसएस संधू अब दिल्ली में मुख्य स्थानीय आयुक्त का पद भी संभालेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को गृह विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री भी होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कृषि उत्पादन आयुक्त बने हैं। इसके अलावा उन्हें ग्राम्य विकास और शहरी विकास राजस्व भी मिला है। आर के सुधांशु वन पर्यावरण के प्रमुख सचिव होंगे, जबकि प्रमुख सचिव एल फैनई समाज कल्याण आयुक्त होंगे। आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के नए सचिव होंगे, उनके पास ऊर्जा विभाग भी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहाड़ पर ये बड़ा फेरबदल किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, देहरादून में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। खाद्यान्न और कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ितों का सचिवालय में इंटरव्यू करवाया गया था। पीड़ितों की तहरीर पर थाना पटेल नगर में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, खाद्यान्न और कृषि विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करने का आरोप है। विधानसभा सचिव पद पर भी गलत तरीके से प्रमोशन का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जानकारी आपको दे दें, देहरादून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है इन बेरोजगार युवाओं की? मुझे देखिए, अभी हाल ही में विधानसभा में कुछ भर्तियां की गई हैं, उसमें 35 भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी को विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए गए थे, उसी के माध्यम से भर्ती की गई थी। लेकिन उन 35 पदों पर अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उससे पहले ही विधानसभा में ऐसी जानकारी मिली है कि आरटीआई के माध्यम से कि तकरीबन 78 बच्चों की भर्तियां बैकडोर से की गई, जो ओपनल और अन्य माध्यम से है। उनमें अधिकतर नाम ऐसे हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं के करीबी हैं, या उनके प्यारो रहे हैं, या फिर अधिकारियों के करीबी हैं। उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। कुछ बेरोजगार बच्चे भी इसमें शामिल थे और एक स्वराज सेवा दल जो यहाँ काम करता है उनके लोग भी इसमें शामिल थे। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि विधानसभा में 78 पदों पर जो भर्तियां की गई हैं वो बैकडोर से की गई हैं। उनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम बेरोजगार युवाओं ने विधानसभा में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन बच्चों के ना तो एडमिट कार्ड मिले और ना ही उनसे परीक्षा कराई गई। लेकिन उसके अलावा जो 35 पद जिनको भर्ती के लिए निकाला गया था, उनके रिजल्ट भी रोक दी गई और 78 पदों पर अलग से भर्ती की गई। तो ये तमाम तरह की इसमें धांधली के आरोप लगाए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से भी खुलासा हुआ है कि जिन 78 लोगों की इसमें भर्तियां की गई है वो किसी कहीं ना कहीं रसूखदार लोगों की करीबी है, उन्हीं को इनमें भर्ती किया गया है। तो इसको लेकर ही आज तमाम लोग, तमाम अन्य संगठन के लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने विधानसभा के बाद प्रदर्शन किया है। ठीक है, शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए।
वहीं पिथौरागढ़ के जंगल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग बुझने में सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी है। वन विभाग के पास अभी भी संसाधनों की कमी है, जिस वजह से वनकर्मी जंगल के बीच तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आग बुझ पाने में देरी होती है। आग की वजह से उठ रहे धुएं से सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। जिले में आग लगने की 93 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर घटनाएं वन पंचायत क्षेत्र में हो रही हैं। आग की वजह से करीब 146 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जंगल भी आग से धधक रहे हैं। उधर श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग लगी हुई है। आग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के पीछे तक पहुंच गई, जिससे छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। संसाधनों की कमी यहां भी आड़े आई है। वनकर्मी झाड़ी के सहारे आग बुझाते हुए नजर आए। अब ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खिड़की के उस पार आप देखेंगे तो आग कितनी विकराल है, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, और किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश है ये भी आप देख सकते हैं। वहीं रुड़की में हिंदू संगठन के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग टोल प्लाजा पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। तो हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। टोल प्लाजा पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग नजर आए हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टोल प्लाजा पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और एक पुतला भी जलाया गया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को रुद्रपुर में मंडी और तराई बीज निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि फूल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए कुमाऊं में हल्द्वानी गढ़वाल मंडल के लिए हरिद्वार में फूल मंडी खोली जाएगी। गणेश जोशी ने टीडीसी के अधिकारियों की लापरवाही को लेकर फटकार भी लगाई। टीडीसी को घाटे से उबारने के लिए टीडीसी एमडी को निर्देश भी दिए गए। मंडी समिति को कैसे मजबूत किया जाए और इसके माध्यम से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सुविधाएं दी जाए, इस पर चर्चा हुई। जो हमारी फसलें हैं कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण खराब हो जाती हैं, जगह जगह कोल्ड स्टोर का निर्माण हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर का बहुत काम है और यहाँ का फूल पहले दिल्ली जाता है और फिर दिल्ली से वापस आता है। इसके लिए हम प्रदेश के अंदर 2 मंडियाँ, एक कुमाऊं में रुद्रपुर, हाँ कुमाऊं में हल्द्वानी में और गढ़वाल में हम हरिद्वार में हम बनाने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा मसूरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौरभ बहुगुणा का स्वागत किया। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने मसूरी के विकास को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सीएम की तरफ से उन्हें 100 दिन का विजन डॉक्यूमेंट दिया गया है, जिसे लेकर सभी मंत्री अपने स्तर से तैयारी करने में जुटे हैं। 100 दिन का विजन डॉक्यूमेंट हम सबको प्रिपेयर करने के लिए बताया गया है और मैं लगभग 4 समीक्षा बैठक अपने विभाग की ले चुका हूं, चाहे वो पशुपालन हो, दुग्ध विकास हो, चाहे वो हमारा मत्स्य पालन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। और एक हमने अधिकारियों को आदेशित किया है 15 दिन में हम सारी एक स्कीम बना रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फिर समीक्षा बैठक को जो फाइनल हम स्कीम बनाएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा होगी। और उम्मीद है कि ये चारों विभाग जो हैं, चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो दुग्ध विकास हो, चाहे वो हमारा पशुपालन हो, ये चारों ऐसे विभाग हैं जिनसे हम युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं और जो हमारी मातृशक्ति है उत्तराखंड की, उसको हम सशक्त बना सकते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही अब पहाड़ों में जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भी बर्फ तेजी से पिघल रही है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ पिघल रही है। जिस तरह का मौसम है उसके बाद साफ लगता है कि यात्रा शुरू होने तक काफी बर्फ पिघल चुकी है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बर्फ थी लेकिन अब पिघलकर नदी में तब्दील होती जा रही है। तेजी से मार्ग पर जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघल रही है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है वो बर्फ से पानी में तब्दील हो रही है। देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा गर्मी की वजह से बर्फ पिघलकर नीचे की तरफ आ रही है।
पहाड़ पर इन दिनों गर्मी चरम पर है। वहीं 20 अप्रैल तक पारा और हाई होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड में इन दिनों गर्मियां अपने चरम पर हैं और आने वाले 2 से 3 दिन गर्मियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ऐसे में अगर लोगों को देखें तो वो गर्मी से राहत लेने के लिए तमाम तरीके के जितने भी साधन होते हैं उन्हें अपना रहे हैं। ख़ास तौर पर देहरादून में अगर देखें तो जो जूस की दुकानें हैं उस पर ज़्यादा भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल सकता है। यानी कि जो तापमान है शहरों की अगर बात करें तो 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। अभी भी बात करें तो तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक चल रहा है। ऐसे में पेय पदार्थों का सेवन करते हुए तमाम लोग आपको सड़कों पर दिखते हुए नजर आएंगे। एक राहत की बात यह है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 और 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इस हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी अलर्ट है, जिससे कुछ नुकसान भी होगा। फिलहाल गर्मियां अपने चरम पर है और लोग तरह तरह से गर्मी से राहत पाने के लिए अपने आप को जूस या फिर किसी अन्य चीज़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं कार्बेट पार्क में हाथी और बाघ के बीच लड़ाई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाघ और हाथी के बीच संघर्ष हो रहा है। ये वीडियो पार्क की ढिकाला जोन का बताया जा रहा है, जिसमें एक तस्कर हाथी पर बाघ अटैक करता है, मगर गजराज के आगे भला बाघ की क्या चलने वाली थी। बाघ डरकर जंगल में भाग जाता है। अब ये देखिए वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथी और बाघ के बीच में संघर्ष चलता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हाथी और बाघ को आप देख सकते हैं और इन दोनों के बीच हुए संघर्ष का ये वीडियो है। कार्बेट पार्क के ढिकाला जोन का ये वीडियो है। हाथी और बाघ के बीच संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को आप इस वीडियो के जरिए देख भी सकते हैं। पहले बाघ पीछे है, हाथी आगे है और उसके बाद दोनों के बीच संघर्ष होता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लायंस क्लब के वार्षिक कॉन्फ्रेंस की शिरकत की। इस मौके पर लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया। गणेश जोशी ने कहा कि लायंस क्लब जैसी संस्थाएं सरकार की मदद कर रही हैं। ये संस्थाएं समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम करती हैं। वहीं सितारगंज में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई की है जिसमें अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन के साथ व्यापारियों की झड़प भी हुई है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में दहशत का सबब बन चुके गुलदार को आखिरकार मौत मिली है। इस गुलदार को ढेर कर दिया गया। वन विभाग का मानना है कि इसी गुलदार ने अखोड़ी गांव में 7 साल के बच्चे को निवाला बना लिया था। वन विभाग ने 2 शिकारियों को तैनात किया है, जिनकी बंदूक से निकली गोली से गुलदार ढेर हो गया। वहीं अल्मोड़ा में आबकारी विभाग इस साल के लिए टारगेट पूरा करने में जुट गया है। जिले में 31 विदेशी और 26 देशी शराब की दुकानों के लिए 144 करोड़ रुपए राजस्व निर्धारित किया गया है, मगर उसके मुकाबले सिर्फ 130 करोड़ राजस्व ही मिल पाया है, जबकि पिछले साल 134 करोड़ में से 131 करोड़ राजस्व हासिल हुआ था। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से निजात के लिए रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने योजना तैयार की है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा सीजन के दौरान नेशनल हाईवे के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे तीर्थयात्री अपने वाहनों की ठीक जगह पार्क करें। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से यात्रा सीजन में जाम की स्थिति बनती है। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही इस बार तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। केदारनाथ धाम के पास बनी ध्यान गुफा को लेकर भी तीर्थ यात्रियों में काफी क्रेज है। यही वजह है कि अभी से गुफा की मई और जून महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये तस्वीर उस समय की है जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये ध्यान गुफा चर्चा में आ गई थी। आलम यह है कि अब ध्यान गुफा में मई और जून महीने तक बुकिंग फुल हो चुकी है।
उस गुफा के संदर्भ में काफ़ी लोगों को उसके संदर्भ में उत्सुकता भी है और वो लोग एक नया अनुभव करने के लिए वहाँ पर ज़रूर आना चाहते हैं। उसके बाद उस एक गुफा के बाद और 2 गुफाएं बनाई हुई थी और वो भी अभी हम लोग कमर्शियल तौर पर उपलब्ध करा देते हैं। और इस बार की जो मई माह की पूरी बुकिंग हो गई है इन तीनों की तीनों गुफाओं में, और जून माह की लगभग बुकिंग जो है वो फुल हो गई है इसमें। 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में ध्यान गुफा का निर्माण किया था, जिसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है। मगर जब से पीएम मोदी ने इस गुफा में ध्यान किया, तीर्थयात्रियों में इसमें ध्यान करने का क्रेज बढ़ रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब केदारनाथ पधारे थे तो वहाँ पर एक गुफा में बैठ करके उन्होंने साधना की थी। ये ध्यान गुफा में ध्यान करने से आज इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा ये प्रचारित हो गई है और जून तक उसकी बुकिंग हो गई है। इसी प्रकार की और भी गुफाओं का हम निर्माण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बुलंदियों तक हमारा जो टूरिज्म है उन्होंने पहुंचा दिया है। इस गुफा में साधना के लिए तीर्थयात्रियों को एक रात के 3,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। गुफा में एक समय में एक ही यात्री के रुकने की व्यवस्था की गई है। इस बार ध्यान गुफा का किराया भी बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके इस ध्यान गुफा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त क्रेज है। यही वजह है कि मई और जून महीने तक ध्यान गुफा की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।